हेलो बच्चों, आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड डे डिस्कशन है। आज के लेक्चर में जो भी क्वेश्चन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बाकी रह गया था प्रीवियस लेक्चर में, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकेंड वन, ये थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14 एंड लास्ट वन 15 क्वेश्चन। तो आज हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, इसी सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्कस करना है तो आप वहीं पे डिस्कशन में पार्टिसिपेट ले, आपका भी टाइम बचेगा। तो हम लोग आज पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? A block of mass m is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta as shown in figure. The wedge is given an acceleration a towards right. The relation between a and theta for the block to remain stationary on the wedge is. सवाल क्या है कि इस वेज पे, ये है वेज और ये है ब्लॉक। तो अगर वेज है रेस्ट में, अगर वेज है रेस्ट में, तो अगर इसके ऊपर एक ब्लॉक को रिलीज कर दिया जाए और सरफेस ये है स्मूथ, तो लॉजिकल सा बात है कि ये स्लाइड करेगा और इसका एक्सीलरेशन आता है जी साइन थीटा, आप लोग जानते हो। लेकिन अगर इस वेज को एक्सीलरेशन ए दे दिया जाए, अगर इस वेज को एक्सीलरेशन ए दे दिया जाए, तो ये ब्लॉक क्या होता है, इस वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाता है। अगर इस वेज को एक्सीलरेशन ए दे दिया जाए तो ये ब्लॉक क्या है, इसके रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में क्या आता है, स्टेशनरी हो जाता है। तो सवाल आपसे ये पूछा है कि बताओ ए थीटा में क्या रिलेशन है। क्लियर है? इसमें तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन दिया हुआ है, हम तो बोले नहीं भी दिया हुआ है तब आप डायरेक्शन निकाल भी सकते हो। क्वेश्चन में ये भी पूछता कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए सो दैट ब्लॉक एम इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेज। ऐसे सवाल पूछे गए हैं, हम वो भी आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, अगर इसको देखा जाए, पहले मान लो कि रेस्ट में है। क्लियर है? क्या मान लेते हैं, वेज रेस्ट में है। तो अगर वेज रेस्ट में है और इस पे हम ब्लॉक रखते हैं, तो ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लगता है, एक नॉर्मल और एक mg। तो ये ब्लॉक जो है स्लाइड करता है। क्लियर है? अब सोचो कि बोला है कि ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में स्लाइड ना करे, तो इसकी एक्सीलरेशन क्या होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम वेज पे ही बैठ जाते हैं, और वेज पे बैठ गए तो हमें ब्लॉक रेस्ट में दिखाई देगा। तो क्वेश्चन में ही लिखा है कि रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज। तो क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू वेज ब्लॉक इज स्टेशनरी। अब सोचो कि इसका एक्सीलरेशन किधर दिया जाए। अगर इसका एक्सीलरेशन इधर दे दोगे, मान के चलो हम इधर दे दिए, तो इस पे सूडो फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि तुम कहां पे बैठे हो, तुम बैठे हो एक्सीलरेटेड फ्रेम में।
तो अगर सूडो फोर्स इधर लगेगा इस ओर, तो नॉर्मल ये हो गया, mg ये हो गया, और इधर हो गया ma, सूडो फोर्स। अब देखो इस तीनों का रिजल्टेंट कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। नॉर्मल का दो कंपोनेंट लिए एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल मानो इसको बैलेंस कर लिया, लेकिन ये दोनों तो जुड़ जाएगा ना। तो सोचो कि अगर तीनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा तो वेज के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन आएगा। वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में तभी होगा जब तीनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। इट मींस इधर एक्सीलरेशन हो नहीं सकता है। तो एक काम करते हैं, हम इधर चेक कर लेते हैं कि मानते हैं वेज का एक्सीलरेशन इधर है। अगर वेज का एक्सीलरेशन इधर है तो बताओ इस पे सूडो फोर्स किधर लगा, इधर। सूडो फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। सूडो फोर्स क्यों लगा रहे हैं, वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू वेज। तो सूडो फोर्स आएगा, तो इधर लग गया ma और इधर लग गया ma। तो अब देखिए, अब इस दोनों का रिजल्टेंट देखना है ध्यान से, इस दोनों का रिजल्टेंट जो इधर होगा वो इसको बैलेंस कर सकता है किसी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए के लिए। एक ऐसा पार्टिकुलर वैल्यू होगा जिसके लिए इस दोनों का रिजल्टेंट ma और mg का जो रिजल्टेंट आएगा वो नॉर्मल के बराबर होगा और नॉर्मल के अपोजिट होगा, तो नॉर्मल को बैलेंस कर लेगा, तो तीनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो। इट मींस वी कैन से दैट ब्लॉक इज इन स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू वेज। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन पता कर लिए, इसमें दिया हुआ था, लेकिन ऐसा सवाल नेट में पूछा है जिसमें नहीं दिया हुआ है कि नहीं। इसके बाद क्या किया जाए, इतना काम कर लिए सर, हम सारी कहानी कर रहे हैं वेज के रिस्पेक्ट में। व्हाट वी कैन राइट कि अगर स्टेशनरी है तो नॉर्मल प्लस ma वेक्टर और प्लस mg वेक्टर, तीनों का रिजल्टेंट होगा जीरो। अगर तीनों का रिजल्टेंट होगा जीरो तो तीनों का रिजल्टेंट का x कंपोनेंट भी होगा जीरो और y कंपोनेंट भी होगा जीरो, या कोई भी कंपोनेंट दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले लो वो होगा जीरो। आप जानते हो इंक्लाइन प्लेन की ओर देखते हो, इंक्लाइन प्लेन पे सवाल होता है तो जनरली कंपोनेंट आप इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ही लेते हो। क्या किया जाए, देखो ध्यान से, एक काम करते हैं कि इसका कंपोनेंट हम लेते हैं, बहुत तरीके से कर सकते हैं। इधर इधर ये मान लेते हैं x और ये मान लेते हैं हम लोग y। तो ये क्या हो गया, ये थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। कैसे सर, ये थीटा, ये वर्टिकल लाइन और ये नॉर्मल लाइन, नॉर्मल टू इंक्लाइन, नॉर्मल टू इंक्लाइन, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो सॉरी इसको हम लिख दिए 90 माइनस थीटा, इसको हमें थीटा लिखना चाहिए। ये क्या होगा, ये एंगल थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, क्योंकि पूरा ये 90 बना रहा है, ये पूरा क्या बना रहा है, ये 90 बना रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक इंक्लाइन पे हम वर्टिकल लाइन गिराते हैं और साथ में नॉर्मल लाइन भी गिराते हैं, तो वर्टिकल लाइन और नॉर्मल लाइन के बीच का एंगल होगा थीटा, जहां पे थीटा क्या है, इंक्लाइन क्या एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। दोबारा सुनना, अगर एक इंक्लाइन पे हम वर्टिकल लाइन गिराते हैं और नॉर्मल लाइन गिराते हैं तो दोनों के बीच का एंगल होगा थीटा। थीटा क्या है, वो एंगल जो इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। ऐसे केसेस बहुत बार आते हैं, तो नीट के स्टूडेंट को ये याद होना चाहिए कि वर्टिकल और नॉर्मल के बीच का यही वाला एंगल होता है कि नहीं। अच्छा, अब क्या किया जाए, अब तो सिंपल है सर, इसका कंपोनेंट इधर लो, ये हो गया mg cos थीटा और ये हो गया mg sin थीटा। किसका कंपोनेंट लिए, mg का। उसके बाद कंपोनेंट हम लोग लेते हैं
MA का, तो ये सोचो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, और लॉजिकल सा बात है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये क्या हो गया MA cos थीटा, और ये क्या हो गया MA sin थीटा। हमने किया क्या, हमने mg को तोड़ दिया और ma को तोड़ दिया along द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। आपका इच्छा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी आंसर आएगा। अब क्या किया जाए, ये खत्म ये खत्म, क्योंकि हमने इसका कंपोनेंट ले लिया है। अगर 5 को हम 2 + 3 लिख दिए हैं तो 5 को हटाओ, अब 2 + 3 लिखो। अब सोचो कि अगर रेस्ट में है, अगर तीनों का रिजल्टेंट 0 है, अगर स्टेशनरी या 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ये बराबर ये है, जो इस सवाल में यूज नहीं आएगा। पहला क्या है, व्हाट यू कैन राइट, n = MA sin थीटा प्लस MG cos थीटा। इसका यूज इस सवाल में नहीं है, लेकिन अगले सवाल में आ जाएगा। और दूसरा क्या है, ये बराबर ये होगा, अगर तीनों का रिजल्टेंट 0 है तो, है कि नहीं। और लॉजिकल सा बात है सर कि अगर इसके रिस्पेक्ट में ये स्लाइड नहीं कर रहा है, अगर वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसको कौन बैलेंस करेगा, ये बैलेंस करेगा सर, ये लॉजिकल सा बात। भाई इसके कारण ही स्लाइड कर रहा था सर, इसको बैलेंस करने वाला कौन है, ये बैलेंस करने वाला है कि नहीं। तो व्हाट वी कैन राइट, mg sin थीटा, mg sin थीटा इक्वल टू MA cos थीटा, m से m कैंसल, तो हो गया g sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू a, तो a इक्वल टू g tan थीटा। मेडिकल के स्टूडेंट को ये याद भी होना चाहिए कि अगर ब्लॉक है स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू वेज, तो a इक्वल टू g tan थीटा। कौन सा ऑप्शन, डी। ये पूछा है 2018 में। इसको करने का और तरीका है, मेथड सेकेंड। बच्चा बोलेगा कि सर आपने जो इंक्लाइन के अलोंग लिया है और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया है, थोड़ा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लो। तो हम बोले लो, ये है नॉर्मल, ये है mg, और ये क्या है ma, और ये नॉर्मल था, ये वर्टिकल है, तो ये एंगल क्या है थीटा। नॉर्मल वर्टिकल के साथ थीटा, जहां पे थीटा क्या है, इंक्लाइन क्या एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। अब सोचो अगर तीनों का रिजल्टेंट है 0, तो इस तीनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका x कंपोनेंट भी 0, उसका y कंपोनेंट भी 0, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो क्या क्या किया जाए, कंपोनेंट लिया जाए। अब सोचो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये हो गया n cos थीटा और ये हो गया n sin थीटा। कट आउट कर लेते हैं, क्लियर है। तो बताओ यहां से क्या हो जाएगा, व्हाट यू कैन राइट, क्योंकि इसको हम कंपोनेंट में तोड़ दिए हैं, 5 को अगर 3 + 2 लिख दिए हैं तो 5 को हटाओ ना भाई, है कि नहीं। व्हाट यू कैन राइट, सर n sin थीटा इक्वल टू MA। इट मींस इसने बैलेंस कर लिया इसको, इक्वेशन फर्स्ट, और n cos थीटा इक्वल टू mg, इसने बैलेंस कर लिया इसको, तो n cos थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट बाई सेकेंड कर लो, तो जैसे ही फर्स्ट बाई सेकेंड करोगे तो n से n कैंसल, ये कैंसल होते हुए दिखाई दे रहा है, तो हमें a और थीटा में रिलेशन आ रहा है, इसीलिए दोनों का रेशियो लिए है। तो हो गया tan थीटा इक्वल टू a बाई जी, n से n कैंसल, साइन बाई कॉस tan, m से m कैंसल, a बाई जी। तो बताओ क्या हो गया, a इक्वल टू जी tan थीटा। मेरे को तो यही वाला आसान लगा, a इक्वल टू जी tan थीटा। इच्छा करे ये करो, इच्छा करे ये करो। इसमें हम क्या माने, इसमें हम x इधर माने और y इधर माने। इसमें हम क्या माने, इस वाले मेथड सेकेंड में हमने x इधर माना, हमने y इधर माना। तो सबसे बड़ी बात है हम x y किधर भी मान सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करेगा। और
आप एक्स वाई किधर मानते हो, ये क्या करेगा, कभी सवाल को आसान कर देगा, कभी सवाल को टफ कर देगा। तो आप एक्स वाई ऐसे माने वो सवाल को आसान करे। क्या क्लियर है, क्या समझ में आया? बहुत बढ़िया। इस सवाल को से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा देखना ध्यान से। यहां लिखा हुआ है, a block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta। एक स्मूथ वेज है, इस पे आपने एक ब्लॉक को रख दिया। इस क्वेश्चन को हम रफ इसलिए नहीं किए हैं कि इसका यूज है। ऐसे ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ये पूछा है 2004 में, तो भाई इस पे हम रख दिए। अब the whole system is accelerated horizontally so that block does not slip on the wedge। पूरे सिस्टम को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट किया गया है, एक्सीलरेशन ऐसा दिया गया है ये ब्लॉक जो है वेज के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रहा है। तो स्लिप करेगा तो अलोंग द इंक्लाइन। तो अगर हम वेज पे बैठ जाएं तो हमें ये रेस्ट में दिखाई देगा। लेकिन बस वेज पे बैठ जाओगे तो सारे फोर्स के अलावा नॉर्मल लगेगा ही, mg लगेगा ही, लेकिन अगर आप एक्सीलरेटेड फ्रेम में बैठ गए हो तो बस एक सूडो फोर्स लग जाएगा। और चूंकि ये रेस्ट में है इसके रिस्पेक्ट में, तो तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक। तो पूछा गया है कि बताओ ये जो वेज है, द वेज जो है वो ब्लॉक पे क्या फोर्स लगा रहा है। ये जो वेज है वो ब्लॉक, ये जो वेज है वो ब्लॉक पे क्या फोर्स लग रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो लॉजिकल सा बात है सर, वेज जो ब्लॉक पे वो नॉर्मल लगा रहा है, क्या लगा रहा है, नॉर्मल लगा रहा है। तो नॉर्मल कैसे निकालेंगे वो देखो ध्यान से। तो सबसे पहले इस वाले मेथड फर्स्ट से निकालते हैं। ये मेथड फर्स्ट था, ये मेथड सेकेंड था। तो देखो मेथड फर्स्ट से नॉर्मल, हमें पता है कि n इक्वल टू एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, तो इसी को यूज करेंगे। तो लिखा n इक्वल टू एम ए साइन थीटा अब प्लस एम जी कॉस थीटा। अब a की वैल्यू आ चुकी है, a इक्वल टू क्या है, जी टैन थीटा। तो जी टैन थीटा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्योंकि हमें सिखाया गया था क्लास 10th में ही, कुछ ना समझ में आया सबको साइन कॉस में चेंज कर लो। तो बताओ क्या हो गया, ये साइन थीटा, एक साइन थीटा ये है, तो ये साइन थीटा अब प्लस एम जी कॉस थीटा। तो क्या हो गया, एम जी साइन से साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी एम जी साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा अब प्लस एम जी कॉस थीटा। एम जी लो कॉमन, तो यार एम जी कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस थीटा का एलसीएम ले लेंगे तो ये बताओ ये क्या हो गया, ये एलसीएम लेने के बाद ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1। ये आ गया 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया, एम जी बाई कॉस थीटा। कौन सा आंसर, डी। कोई सवाल था, नॉर्मल भी पूछ लिया, है कि नहीं। इससे भी निकाल सकते हो, ए इक्वल टू क्या आ गया है, जी टैन थीटा। तो अगर a इक्वल टू जी टैन थीटा आ गया है तो सोचे मेथड सेकेंड से, मेथड सेकेंड। तो अगर हम देखो यहां पे, या यहाँ पे देख लो, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, सिंपल सा है इसमें। तो हाँ a का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। अगर इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो n इंटू साइन थीटा इक्वल टू एम ए क्या है, जी टैन थीटा, और व्हाट वी कैन राइट, जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहां से हो गया साइन से साइन कैंसल, तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा। मेथड सेकेंड आसान है, एक्सीलेशन निकालने में भी और नॉर्मल निकालने में भी।
है कि नहीं। लेकिन थोड़ा मेथड फर्स्ट में फील किए कि सर यही फोर्स इसको बैलेंस कर रहा था, क्योंकि जब ये वेज रेस्ट में था तो mg sin थीटा ही स्लाइड करवा रहा था, लेकिन जब वेज मूव करने लगा तो यही ma cos थीटा इसको बैलेंस कर लिया। तो कोई पार्टिकुलर ए है, कोई पार्टिकुलर ए के लिए गारंटी इसको बैलेंस करेगा, कोई पार्टिकुलर ए के लिए ma cos थीटा mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा और बैलेंस कर लेगा, ओ ए होगा g tan थीटा, जिसमें फीलिंग आ रही है। और मेथड सेकंड क्या है, छोटा है। नॉर्मल निकालने का एक तरीका और है, क्या तरीका है तो देखे ध्यान से। एक बच्चा बोलेगा कि सर ये जो नॉर्मल है इस दोनों के रिजल्टेंट का ही, इस दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर तो है। बताओ इस दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा तो नॉर्मल इसी दोनों के रिजल्टेंट को तो बैलेंस कर रहा है, तभी तो नेट जीरो हुआ है। और इस दोनों का रिजल्टेंट क्या है, बस इस नॉर्मल के अपोजिट है। तो वी कैन राइट नॉर्मल इक्वल टू क्या, mg स्क्वायर और प्लस ma स्क्वायर, ये मेथड थर्ड प्लस ma स्क्वायर, ये mg और ये ma, तो क्या हो गया mg स्क्वायर। अब बताओ a को क्या लिख सकते हो, g tan थीटा, तो ये हो गया m स्क्वायर g स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो देखो यहां भी mg आया, यहां भी mg आया, तो एक काम करे आप mg ले ले कॉमन में, बाहर निकाल ले, तो mg स्क्वायर बाहर निकल गया, mg स्क्वायर का कॉमन ले लिए तो mg बाहर आ जाएगा, और mg बाहर आ जाएगा अंदर क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। 1 यहां से और tan स्क्वायर थीटा यहां से, तो अब क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर है। और वी कैन राइट mg सेक थीटा, और mg सेक थीटा का मतलब है क्या, mg बाई cos थीटा। आ गया आंसर। नॉर्मल निकालने का 3 तरीका, कुछ भी दिमाग में स्ट्राइक कर सकता है एग्जाम के टाइमिंग में। मेडिकल के बच्चे ये याद कर ले कि a इक्वल टू जी tan थीटा, ऐसे सवाल आते हैं। कब होगा, जब ब्लॉक स्टेशनरी होगा विथ रिस्पेक्ट टू वेज। आगे बढ़ते हैं, इसके और भी तरीके हैं लेकिन उसमें हम लोग नहीं जाते, थोड़ा लंबा हो जाता है। अब इसके आगे क्या है भाई, अब देखो बाबू साहब, a mass m is placed on a very smooth wedge resting on a surface without friction। एक सरफेस पे रेस्ट है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये वेज है। When the mass is released, the acceleration given to the wedge so that m remains at rest। एक बार इस m को छोड़ दिया जाए तो ये भागेगा नीचे, तो इसको हम क्या एक्सीलरेशन दें, ये ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में चला आएगा। अब देखो a इक्वल टू जी tan थीटा, ये तो क्लियर है। उसके बाद एक्सीलरेशन इधर, हाँ हमने वेज बनाया तो वेज को एक्सीलरेशन इधर दिया, हमने वेज ऐसे बनाया तो एक्सीलरेशन इधर देंगे, क्योंकि एक्सीलरेशन इधर देंगे तभी इस पे सूडो फोर्स इधर आएगा, तभी नॉर्मल सूडो फोर्स और mg का रिजल्टेंट 0 होगा। अगर एक्सीलरेशन सोचो कि तुमने अगर इस वाले, हाँ डायग्राम ये दिया, अगर तुमने एक्सीलरेशन दे दिया इधर सपोज दैट, तो फिर दोबारा सुनो, नॉर्मल इधर mg इधर और सूडो फोर्स इधर, इस तीनों का रिजल्टेंट कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वर्टिकल इसको बैलेंस कर लिया, हॉरिजॉन्टल कहां सर, वो तो जुड़ गया। इट मींस आपको एक्सीलरेशन इधर ही देना है, तो एक्सीलरेशन होगा का मैग्नीट्यूड होगा ये और डायरेक्शन होगा ये, तो कौन सा ऑप्शन, लेफ्ट या राइट। तो A इज अप्लाइड टू द लेफ्ट एंड A इक्वल टू जी tan थीटा, ऑप्शन ए। क्या डायरेक्शन भी पूछा,
हमें डायरेक्शन भी पूछ सकता है। तो ये 3 सवाल एक ही जैसे थे और 3 बार पूछा है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये 2021 में आ सकता है, तो इस पे आप स्टार मार्क्स लगा सकते हैं, है कि नहीं, और याद कर सकते हैं A = G tan थीटा, आपके टाइम को बचा लेगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? टू ब्लॉक A and B of mass 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string। इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग जो है वो आइडियल है, ये लिखा। आइडियल स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी होता है मासलेस और फैल नहीं सकता। क्लियर है, मासलेस है वो फैल नहीं सकता है, इसका मतलब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग जो आपका है वो आइडियल है। तो होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग। ये पूरा का जो पूरा सिस्टम है, 2 ब्लॉक है 3m और m का, दोनों दोनों एक आइडियल स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और ये पूरा सिस्टम एक मासलेस स्प्रिंग से क्या है, पहले सस्पेंडेड है। तो होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन फिगर। पूछा ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ A and B इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। एक 3m ब्लॉक है, एक m ब्लॉक है, दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग आइडियल है, ये पूरा सिस्टम एक स्प्रिंग से सस्पेंडेड है। तो बोला कि अगर इसको कट कर दिया जाए स्ट्रिंग को, रस्सी को, तो कट करने के जस्ट बाद बी और ए का क्या रिलेशन, सॉरी बी और ए का क्या एक्सीलरेशन होगा। कट करने के जस्ट बाद, कट किया उसके अगले ही क्षण, है कि नहीं, क्या किया जाए। आपका अप्रोच क्या हो सकता है कि कट करने के जस्ट पहले कहानी देखते हैं क्या है, और कट करने के जस्ट बाद। फिर कट करने के जस्ट पहले पता करोगे तभी कट करने के जस्ट बाद मालूम, मतलब कट करने के जस्ट बाद क्या क्या चेंजिंग आ रहा है। कट करने के जस्ट पहले इक्विलिब्रियम में, हमको पता है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अगर कट करने के जस्ट पहले अगर हम कहानी को रीड करें, तो हम कट करने के जस्ट बाद भी हम कहानी को रीड कर सकते हैं। तो हमें 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक जस्ट बिफोर कट, एक जस्ट आफ्टर कट। क्लियर है? तो पहले देखिए जस्ट बिफोर कट क्या है। तो जस्ट बिफोर कट का बात करते हैं। जस्ट बिफोर कट, ये आपका स्प्रिंग है, ये ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी। आपको पता है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कट करने के जस्ट पहले। अब सोचो इसका मास m, इसका मास 3m, इधर mg, इधर टेंशन ब्लॉक बी का FBD, और ये टेंशन mg के बराबर होगा, तभी बैलेंस्ड है ब्लॉक बी। अब ब्लॉक ए का बनाते हैं FBD, तो नीचे टेंशन और ये टेंशन होगा mg के बराबर। क्यों? आइडियल, ये जो स्ट्रिंग है, रस्सी है, वो आइडियल है, तो हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। अच्छा, ब्लॉक ए पे और क्या लग रहा है? 3mg। तो ब्लॉक ए पे नीचे जो नेट फोर्स लगा हो गया 3mg प्लस mg 4mg। तो ऊपर लगेगा स्प्रिंग फोर्स क्या? kx के बराबर, जहां पे x है इलोंगेशन फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग का इलोंगेशन फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, और वो क्या हो जाएगा, वो लॉजिकली सा बात है 4mg के बराबर होगा, तभी ब्लॉक ए को बैलेंस्ड करेगा। चलो ये 4mg के बराबर। अब पूरा सिस्टम क्या है? बैलेंस्ड। ये जस्ट बिफोर कट की कहानी पढ़ ली है। अब सोचो कि अगर इसको हम कट कर दिए, तो भाई ये टेंशन और ये टेंशन हो गया गायब। गायब क्यों? कट किया, रस्सी लूज।
रस्सी लूज, टेंशन खत्म, है कि नहीं। तो जस्ट आफ्टर कट देखते हैं, जस्ट आफ्टर कट, जस्ट आफ्टर कट। तो जस्ट आफ्टर कट देखा जाए तो ये हमारा स्प्रिंग, ये ब्लॉक ए, और ये हमारा टेंशन हो गया 0। तो देखो ध्यान से, इस पे एक ही फोर्स, ब्लॉक ए पे एक ही फोर्स, सिर्फ mg। तो बताओ ब्लॉक ए का एक्सीलरेशन क्या। तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा ब्लॉक ए का नेट फोर्स बाय मास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए इक्वल टू जी वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि कट करने के जस्ट बाद टेंशन हो गया 0, तो नेट फोर्स नीचे mg के बराबर। और कभी भी एक्सीलरेशन निकालना है तो मन में ख्याल नेट फोर्स का आना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स पता होगा तभी एक्सीलरेशन पता होगा। अब आते हैं हम ब्लॉक ए पे, सॉरी ये ब्लॉक बी था ना, सॉरी ये ब्लॉक बी था। अब हम आते हैं ब्लॉक ए पे। ब्लॉक ए पे टेंशन तो लगेगा नहीं, क्योंकि रस्सी काट दी है, टेंशन गायब। लेकिन 3mg तो लगेगा, धरती माता तो लगेगी, धरती माता अपना प्यार दिखाएगी 3mg नीचे की ओर। धरती माता को सबसे प्यार है, हमेशा प्यार है, अपने तरफ खींचते रहती है, तो अपना 3mg दिखाएगी। अब सोचो क्या टेंशन फोर्स सेम रहेगा या 3mg हो जाएगा। कट करने के जस्ट बाद जो ये स्प्रिंग फोर्स है, सॉरी जो ये स्प्रिंग फोर्स है वो सेम रहेगा, इक्वल टू 4mg, या बदल जाएगा। क्या समझ में आ रहा है। पहले जो कट करने के जो पहले था वो क्या था, वो था कभी कभी हैंग कर जाता है। कट करने के जो पहले था वो 3mg और इस mg के बराबर था, 4mg, और इस 4mg को बैलेंस कर रहा था। कट करने के बाद नीचे लगा 3mg, तो बच्चा को लगा कि ऊपर लगा 3mg, ये सोचा तो इसी को तो बैलेंस करेगा। लेकिन सोचे कट करने के जस्ट पहले स्प्रिंग का इलोंगेशन क्या हो गया, 4mg/k, है कि नहीं। बताओ कट करने के जस्ट बाद इलोंगेशन 4mg/k होगा या 3mg/k होगा। लॉजिकल सा बात है, इसका इलोंगेशन जो होगा वो 4mg/k ही रहेगा, क्योंकि भाई इलोंगेशन मतलब एक्स क्या है, इलोंगेशन फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। तो भाई एक्स को चेंज करने में कुछ तो समय लगेगा ना, कि एक झटके में चेंज हो जाएगा। एक्स को चेंज होने का मतलब क्या है कि इसको ऊपर जाना पड़ेगा। अगर नीचे से फोर्स कमाए हो तो लॉजिकल सा बात है ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तभी तो इसका इलोंगेशन कमेगा। लेकिन एक झटके में ये ऊपर नहीं जाएगा, इसको ऊपर जाने में कुछ समय लगेगा, है कि नहीं। तो स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं करेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, जल्दी बोलो। स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, स्प्रिंग फोर्स बराबर होता है kx, है कि नहीं। और ये जो x है वो चेंज नहीं कर रहा है, हम टाइम ले रहे हैं, इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। x जो है, जो जस्ट बिफोर कट है वही जस्ट आफ्टर कट है। जब x चेंज नहीं किया तो स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं करेगा। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला k/x होता है सर, ये फंडामेंटल फॉर्मूला है। तो अगर स्प्रिंग फोर्स निकालना है तो 4mg 3mg लिखोगे क्या, स्प्रिंग फोर्स लिखोगे kx, और x जो है जो कट करने के जस्ट पहले था वो वही कट करने के जस्ट बाद भी है, तो k इंटू 4mg/k, तो k से k खत्म तो हो गया 4mg। तो बताओ क्या एक्सीलरेशन आ गया ब्लॉक ए का, तो ब्लॉक ए का एक्सीलरेशन होगा ऊपर फोर्स 4mg, ऊपर फोर्स क्या है
आज ये क्या हो रहा है, ऊपर फोर्स 4 mg और नीचे फोर्स क्या है, नीचे फोर्स है 3 mg अपॉन मास क्या है 3m, तो क्या हो गया mg बाई 3m, तो हो गया g बाई 3 ऊपर की ओर। तो कौन सा आंसर, आंसर ए। क्लियर है। हम लोग क्या सीखे नोट में, a spring force does not change instantaneously, if both end of a spring, if both end of a spring is connected to block, ब्लॉक या कुछ ना कुछ से कनेक्टेड है। अगर स्प्रिंग, हाँ अगर स्प्रिंग को ही काट दोगे तो एक झटके में चेंज कर जाएगा। सर हम इस स्प्रिंग को ही हम काट देंगे, तो जैसे आप स्प्रिंग को काट दिए तो स्प्रिंग का एक एंड फ्री हो गया। तो हम क्या बोले हैं कि अगर स्प्रिंग का दोनों एंड किसी ब्लॉक से कनेक्टेड है या एक सेलिंग से एक ब्लॉक से, और दोनों एंड पे कोई ना कोई मास पार्टिकल है, तो स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं करेगा। क्यों चेंज नहीं करेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स चेंज तभी करता है जब एक्स चेंज करता है, और एक्स को चेंज करने में से कुछ तो समय लगेगा, थोड़ा सा टाइम तो दोगे, है कि नहीं। लेकिन स्प्रिंग फोर्स मतलब टेंशन चेंजेज सडनली। आप यहाँ पे आप तुरंत फोर्स लगाओ नीचे 10 न्यूटन, तो टेंशन हो जाएगा mg प्लस 10 इंस्टेंटेनियसली। लेकिन ये फोर्स सडनली यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं करेगा, क्योंकि सडनली एक्स चेंज नहीं करेगा, और एक्स चेंज करेगा तभी स्प्रिंग फोर्स चेंज करेगा। बार बार इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इसीलिए कट करने के जस्ट पहले और कट करने के जस्ट बाद जो स्प्रिंग फोर्स था वो 4 mg था, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एक्स पे डिपेंड करता है सर, एक्स को चेंज होने में टाइम लगेगा सर, सडनली तो नहीं होगा। जो कट करने के पहले होगा वही कट करने के जस्ट बाद होगा, इसलिए हमने सेम रखा। लेकिन टेंशन फोर्स क्या है, ये सुन ले नोट, ये पहला नोट, ये दूसरा नोट, कि टेंशन फोर्स चेंजेस सडनली चेंज करता है अपने वैल्यू को, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। क्यों, क्योंकि सर ये एक्सटेंड नहीं करता है, ये इसका एक्सटेंशन होता भी है तो नेग्लिजिबल, और आइडियल मानते से तो एक्सटेंड करेगा ही नहीं। तो जब एक्सटेंड करेगा ही नहीं तो टेंशन फोर्स अपने वैल्यू को इंस्टेंटेनियसली चेंज कर सकता है। लेकिन स्प्रिंग फोर्स ऐसा नहीं है, लेकिन कंडीशन लगा है कि दोनों एंड कनेक्टेड होना चाहिए कोई ना कोई मास पार्टिकल्स। क्लियर है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझाए हैं। सवाल तो सिंपल था भाई, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट पता होता तो, कि टेंशन फोर्स जो कट करने के पहले होगा, सॉरी स्प्रिंग फोर्स जो कट करने के पहले होगा वही जस्ट कट करने के बाद होगा। तो 30 से 40 सेकेंड के अंदर आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, a balloon with mass m is descending down with an acceleration a where a is less than g. How much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a? सवाल क्या है, एक बलून है जिसका मास m है, किधर जा रहा है, नीचे। किस एक्सीलेशन से, a से, और a इज लेस देन g। a इज लेस देन g का मतलब ये है कि ऊपर कोई फोर्स लगा। अगर ऊपर फोर्स नहीं लगता तो ये नीचे g एक्सीलेशन से जाता, वो सिर्फ फोर्स mg लगता।
तो अगर इसकी एक्सीलरेशन जो ए है अगर लेस देन जी है, इट मींस ऊपर कोई फोर्स लगा और वो फोर्स है बायंड फोर्स। क्यों बायंड फोर्स सर? अरे एयर पार्टिकल, जो एयर जो मीडियम है, इट इज फ्लूइड। फ्लूइड में दोनों आता है, फ्लूइड में गैस भी आता है और फ्लूइड में लिक्विड भी आता है। तो एटमॉस्फेयर भी एक तरह का फ्लूइड है, उसकी भी डेंसिटी है, उसके कारण भी बायंड फोर्स आता है कि नहीं? उसके कारण भी बायंड फोर्स आता है। तो ऊपर लगा बायंड फोर्स, हम मानते हैं इसकी थोड़ी वैल्यू कम होगी क्योंकि एयर की व्हाट इज बायंड फोर्स? डेंसिटी ऑफ मीडियम, लिक्विड, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, सॉलिड जितने वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, लिक्विड के जितने वॉल्यूम को, और जी। तो सोचो अगर मीडियम का डेंसिटी कम होगा तो बायंड फोर्स कम होगा। अब मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगा तो बायंड फोर्स ज्यादा होगा। वाटर में यही डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर की, तो बायंड फोर्स ज्यादा है, हम फील करते हैं। लेकिन एयर में डेंसिटी कम होता है, एयर की डेंसिटी कम होती है तो बायंड फोर्स कम होती है, तो हमें फीलिंग कम आती है, हमें लगता है कि हम पे तो कोई बायंड फोर्स लग ही नहीं रहा है। लेकिन भाई साहब, कि अगर इसमें हाइड्रोजन गैस ले लो तो हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी एयर से भी कम है, तो अब mg कम गया। हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी एयर से भी कम है, तो अब mg कम गया और बायंड फोर्स बढ़ गया। तो इसलिए हाइड्रोजन गैस का बलून ऊपर जाता है, क्योंकि उसमें बायंड फोर्स ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? बिकॉज हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी जो होती है वो एयर से कम होती है, तो बायंड फोर्स क्या हो गया? सोचो डेंसिटी कम गया। देखो बायंड फोर्स, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम डिस्प्लेस, ये बलून पूरा डूबा हुआ है एयर में, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू जी। अब यहां देखो mg का मतलब क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ H2 वॉल्यूम इनटू जी। अब देखो ये दोनों बराबर है क्योंकि पूरा डूबा हुआ है। तो सोचो अगर ये दोनों बराबर है और ये ज्यादा है इससे, मतलब ये ज्यादा हो गया ना, और ये ज्यादा हो गया, तो बायंड फोर्स mg से ज्यादा है तो ऊपर, है कि नहीं? अब ऐसे ही पढ़े हो कि सिंक तब करता है जब सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा होता है, तब सर सिंक करता है। सर लेकिन जो यहाँ पे सॉलिड माने हैं बलून को, उसकी डेंसिटी तो सर एयर से कम है, तो ऊपर उठेगा सर बायंड फोर्स ज्यादा, है कि नहीं सर? बहुत बढ़िया। चलो हम पार्टिकुलर सवाल पे आते हैं। तो हम क्यों बोले, अगर जैसे ही बोला ए इज लेस देन जी, मतलब ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कौन सा है? बायंड फोर्स। अच्छा बायंड फोर्स लिख दिए। और नीचे क्या लगा? mg अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। ये बस समझाने के लिए था सर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, mg माइनस बायंड फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। mg माइनस बायंड फोर्स, ये पहला इक्वेशन। अब क्या बोल रहा है? हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड, इससे हम कितना मास हटा दे। तो मान लो डेल्टा एम हटा दिए, कितना हटा दिए? डेल्टा एम हटा दिए। तो कितना मास हटा दें कि इट इज सो दैट स्टार्ट मूविंग अप विथ एन एक्सीलरेशन ए, के ऊपर जाने लगे एक्सीलरेशन ए से। तो अगर आपने हटा दिया है, इसका मतलब क्या है? नीचे फोर्स लगा m माइनस डेल्टा एम, हम डेल्टा एम रिमूव कर दिए, तो मास कितना हो गया? m माइनस डेल्टा एम। अगर डेल्टा एम को रिमूव कर देंगे तो नेट फोर्स क्या हो गया? ये। लेकिन ऊपर बायंड फोर्स अभी भी इसके बराबर है, क्योंकि बायंड फोर्स जो होता है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब डेंसिटी ऑफ एयर, और वॉल्यूम डिस्प्लेस, तो बलून का वॉल्यूम वही है। बलून के अंदर मानो पानी है, पानी को निकाल दिए, पानी बलून के अंदर पहले पानी भर दिए तो नीचे आ रहा था, पानी को हटा दिए तो ऊपर में भी ऊपर जाने लगे। तो जब पानी को हटाएं तो बलून का वॉल्यूम तो ही रहा ना भाई, कितना लिक्विड के कितने वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा। तो लिक्विड के कितने वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा वो तो बलून के वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। तो बलून का वॉल्यूम भी वही है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड भी वही है, तो बाइंड फोर्स सेम रहा, ये चेंज नहीं किया, है कि नहीं? उसके बाद अब ऐसा हुआ तो ऊपर एक्सीलरेशन ए आ गया, तो बोला कि बताओ डेल्टा एम क्या होगा। दो इक्वेशन बन रहा है, सॉल्व करो।
यहाँ लिखोगे बी माइनस एम माइनस डेल्टा एम इंटू जी इक्वल टू एम माइनस डेल्टा एम इंटू ए। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स ऊपर था क्योंकि बायन्ड फोर्स ज्यादा है। अब हमें क्वेश्चन में कहीं आंसर में कहीं बायन्ड फोर्स नहीं दिख रहा है, तो हमें बायन्ड फोर्स को गायब करना है। ये गायब तभी होगा जब दोनों जुड़ जाएंगे। तो दोनों को जोड़ो, तो क्या लिखे, एम जी माइनस बी इक्वल टू एम ए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, और ये हो जाएगा बी माइनस एम माइनस डेल्टा एम जी इक्वल टू एम माइनस डेल्टा एम इंटू ए। अगर दोनों को हम ऐड कर दिए तो बी से बी कैंसल, एम जी माइनस एम जी, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस डेल्टा एम जी इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा ये वाला एम ए प्लस एम ए माइनस डेल्टा एम ए। तो इस वाले चीज को इधर लेके आओ, इससे ये कैंसल, तो हो गया तो आ गया डेल्टा एम जी प्लस डेल्टा एम ए इक्वल टू एम ट्वाइस एम ए, सॉरी एम ए और एम ए, ये क्या हो गया ट्वाइस एम ए। तो हमने क्या कॉमन लिया, डेल्टा एम हमें निकालना था, इसलिए उसको एक साइड लेकर के जा रहे हैं। तो g प्लस ए इक्वल टू ट्वाइस एम ए। इट मीन्स व्हाट यू कैन राइट डेल्टा एम, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू 2 ma बाई जी प्लस ए। कौन सा ऑप्शन, ए। क्या समझ में आया, बढ़िया सवाल, कंसेप्चुअल सवाल। आगे बढ़ते हैं। Three blocks with mass m, 2m and 3m are connected by a string as shown in the figure. After an upward force F is applied on block m, the masses move upward with constant speed. What is the net force on the block of mass 2m? बोला 3 ब्लॉक है, दिख रहा है m, 2m, 3m। जब हम इस ब्लॉक m पे अगर हम F फोर्स लगा दे, तो ये तीनों ब्लॉक है, जो ये सिस्टम है ऊपर जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। बोला कि एक एम है, एक 2m है, एक 3m है, फिगर में दिख रहा है स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। छोड़ दोगे इसको तो नीचे कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। तो अगर इसको ले जाना है ऊपर की ओर विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आपने एक फोर्स लगा दिया F। अब देखिए अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है सिस्टम, इट मींस इसका भी एक्सीलरेशन जीरो, इट मींस इसका भी एक्सीलरेशन जीरो, इट मींस इसका भी एक्सीलरेशन जीरो। और अगर एक्सीलरेशन जीरो है, इट मींस हर एक ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो, इस पे भी नेट फोर्स जीरो, इस पे भी नेट फोर्स जीरो, और इस पे भी नेट फोर्स जीरो। आ गया आंसर, खत्म भाई। वेलोसिटी कांस्टेंट, अरे भाई हमने बस दिमाग, अब सोच बच्चा दिमाग लगाना स्टार्ट करेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ, कि अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो होगा। लॉजिकल, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए भाई, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए। तो अगर एक्सीलरेशन जीरो तो एफ नेट जीरो। अब थोड़ा एफबीडी देख लो, ये हो गया 3mg, ये हो गया mg, सॉरी ये 3m है, ये ट्वाइस m है, और ये क्या है m है। ऊपर लगाए फोर्स F, यहाँ लगा 3mg, मतलब इसमें टेंशन क्या है 3mg। नेट फोर्स जीरो मतलब ये बराबर ये, तभी नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि इसका ये वेलोसिटी है कांस्टेंट। अब सोच इसमें क्या लगा नीचे, ट्वाइस mg धरती माता, और टेंशन लगा इसमें 3mg। जो टेंशन यहाँ पे वही टेंशन यहाँ भी, तो ऊपर क्या लग गया टेंशन, ऊपर टेंशन लग गया ट्वाइस mg 3mg, तो हो गया 4mg, सॉरी 5mg, 5mg। तो यहाँ भी टेंशन लग गया 5mg, और इसका एक नीचे क्या लग गया
mg, ये लग गया F इक्वल टू 6 mg, 3 2 5 1 6। तो बच्चा ये सब दिमाग लगाना स्टार्ट करेगा, ये BD बनाओ, फोर्स लगाओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होता है कि भाई वेलोसिटी है कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो तो हर एक पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। आंसर कंप्लीट, ऑप्शन सी, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये तो बस ऐसे ही सवाल पूछ सकता था कि बताओ इसमें टेंशन क्या है, इसमें टेंशन क्या है, फोर्स की वैल्यू क्या हो सकती है, ये सब सवाल भी पूछे जा सकते हैं। सिंपली क्या किए, सब पे फोर्स को बैलेंस कर दिए, ये सबकी एक्सीलरेशन जीरो है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, बोला अ मंकी ऑफ मास 20 kg इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप। अच्छा, द रोप बिल a monkey of mass 20 kg is holding a vertical rope. The rope will not break when a mass of 25 kg is suspended from it, but will break if the mass exceed 25 kg. मान के चलो एक रस्सी है, सपोज दैट, ऐसा ऐसा मान लो रस्सी है। अगर इस रस्सी में 25 kg लटका देते हो, हैंग करते हो, तो ये नहीं टूटता है। और अगर 25 kg से ज्यादा हैंग कर देते हो तो ये टूट जाता है। मतलब मैक्स रस्सी जो है वो मैक्सिमम टेंशन क्या झेल सकता है, 250 न्यूटन। अरे 25 इंटू जी तो 25 जी मतलब 250 न्यूटन, ये मैक्सिमम टेंशन यही झेल सकता है, इससे ज्यादा टेंशन झेल नहीं सकता है। अब क्या दिया है कि एक मंकी है जो इस रस्सी को होल्ड किए हुए है, मंकी मैन, मंकी। और क्या बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन विथ विच मंकी कैन क्लाइंब अप अलोंग द रोप। इसको पकड़े हुए है तो ऊपर जाएगा। तो बोला है कि ये मंकी कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन अटेन कर सकता है ताकि रोप ना टूटे। मंकी की मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या हो, मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना अचीव करे कि रोप ना टूटे। मतलब कितने मैक्सिमम एक्सीलरेशन से मंकी ऊपर क्लाइम करे। मंकी क्लाइम कैसे करेगा, जब वो रस्सी को नीचे खींचेगा तो रस्सी इसको ऊपर खींचेगा, मतलब रस्सी पे नीचे लगाया टेंशन तो रस्सी इसको ऊपर लगाया टेंशन। अरे बोल यार, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर हम मंकी का यह विधि बनाए, सर मंकी ने नीचे खींचा तो मंकी पे टेंशन ऊपर लगा और यही टेंशन सर इसको ऊपर ले जाएगा, है कि नहीं। तो भाई अब नीचे क्या लगा, इस पे मंकी का मास कितना दिया हुआ है 20 kg, तो लगा ये 200 न्यूटन, 20 इंटू जी। क्लियर है। अब सोचो इसका एक्सीलरेशन ए आ गया, तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम कब होगा, जब टेंशन मैक्सिमम होगा। तो बिकॉज टी माइनस 200 नेट फोर्स इक्वल टू 20 इंटू ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, 20 इज द मास ऑफ द मंकी। तो सोचो ये मैक्सिमम होगा तभी तो ये मैक्सिमम होगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 250, तो माइनस 200 इक्वल टू 20 इट मीन्स 50 इक्वल टू 20 जीरो से जीरो कैंसर, इट मीन्स ए इक्वल टू 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये मैक्सिमम होगा, इससे ज्यादा लेगा तो रस्सी टूट जाएगा, इससे कम लेगा तो रस्सी नहीं टूटेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। औसाही सवाल 1993 में, A monkey is descending from branch of a tree with constant acceleration. ट्री का ब्रांच है, कोई टहनी है, उससे नीचे सरक रहा है, डिसेंडिंग हो रहा है, उससे नीचे आ रहा है। If the breaking strength of the branch is 75% of the weight of the monkey, the minimum acceleration with which monkey can slide down without breaking the branch. समझो, मान लीजिए कोई ब्रांच है, सपोज दैट ऐसा कोई ब्रांच मान लेते हैं, रस्सी ही तो मान ले। इस बार क्या हुआ
कि ये जो मंकी है वो मंकी नीचे आ रहा है। किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है। क्या बोला है? द मिनिमम एक्सीलेशन विथ विच मंकी कैन स्लाइड डाउन विदाउट ब्रेकिंग द ब्रांच। अगर ये ब्रांच को छोड़ देगा, अगर ये ब्रांच को छोड़ देगा तो सीधे जी से नीचे आएगा, तो टहनी टहनी टूटेगा ही नहीं। टहनी कब टूटेगा? जब उसमें टेंशन आए। टेंशन कब आएगा? जब मंकी रस्सी को खींचेगा, ब्रांच को खींचेगा। तो देखो इस मंकी पे क्या है, बस उल्टा, बस पहले पहले वाला सवाल क्या था? ऊपर जा रहा था। अभी सवाल क्या है कि नीचे आ रहा है। अब सोचो कि नीचे इसका मास क्या मान लेते हैं? एम। मंकी का मास एम है, तो नीचे वेट क्या लगा? एम जी। ऊपर टेंशन क्या लगा? टी। अब बोलेगा सर मंकी पे लगेगा नीचे टेंशन, क्योंकि नीचे आ रहा है तो नीचे। अरे भाई टेंशन खींचता है, टेंशन खींचता है, टेंशन धक्का थोड़ी देता है। मंकी नीचे आ रहा है तो लोग लगा दिया मंकी पे टेंशन नीचे। अरे भाई रस्सी, जो रस्सी, ये रस्सी है, जो ये ब्रांच है, ये मंकी को खींचेगा, टेंशन खींचता है कि नहीं? अब सुनना जो बोलने जा रहा है। अब मान लो इसका एक्सीलेशन है ए। टेंशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है? 75% ऑफ वेट। इसका मतलब 75 इंटू 100 इंटू एम जी। किसका वेट? मंकी का वेट। तो 3 mg/4। 25 3 टाइम 25 4 टाइम्स, तो 3 mg/4। मतलब इतना ही टेंशन रस्सी झेल सकता है। लिखा है भाई, इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रांच इज 75% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी। जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो 75% है। किसके? उसके वेट के 25%, मंकी के वेट के। मतलब इतना ही झेल सकता है, तो इससे ज्यादा टेंशन नहीं। अब तुम सोचो, इससे ज्यादा टेंशन हो गया तब दिक्कत है भाई। अब सुनना जो बोलने जा रहे हैं। अगर नीचे जा रहा है तो ज्यादा फोर्स ये और कम फोर्स ये। छोड़ देगा कंप्लीट, अगर उसको छोड़ दिया तो इसका एक्सीलेशन सिंपली जी हो जाएगा, क्योंकि उसने ब्रांच को छोड़ दिया तो टेंशन आएगा ही नहीं मंकी पे। तो लिखोगे एम जी माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब नेट फोर्स ये ज्यादा है। सोचो ये बहुत कम होगा, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा है। अगर इस ए की मैक्सिमम, मंकी की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकती है? जी। तो अगर इसको ए इक्वल टू जी तो इससे ये कैंसल, तो टेंशन जीरो। इसका मतलब ही है कि ए जी का मतलब क्या है? ए इक्वल टू अगर जी हो गया, मंकी छोड़ दिया ब्रांच को, तभी तो ए इक्वल टू जी आएगा। तो लॉजिकल सा बात है सर, अगर ए इक्वल टू जी होगा तो एम जी कैंसिल हो गया, टेंशन जीरो। इसका मतलब क्या है कि मंकी ने ब्रांच को छोड़ दिया, सीधा नीचे फ्री फॉलिंग। इसका मतलब एक्सीलेशन मिनिमम कब होगा? अगर एक्सीलेशन मिनिमम है इट मीन टेंशन मैक्सिमम है, और टेंशन इससे ज्यादा हो नहीं सकता है। तो व्हाट वी कैन राइट? we can write mg minus 3 mg/4 इक्वल टू m इंटू ए। तो यहां से क्या हो गया? यहां से हो गया सिंपली 1 - 3/4, तो 1/4। एलसीएम फोड़ लो, ये हो गया mg/4 इक्वल टू m इंटू ए। m से m कैंसल, तो a इक्वल टू क्या हो गया? g/4। क्लियर? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सवाल जैसा पहले वाला था और सही सवाल है। ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट है। पिछले केस में ऊपर जा रहा था, इस केस में नीचे आ रहा है। बच्चों का मिसकॉन्सेप्शन, सब नीचे आ रहा है सब टेंशन नीचे लगेगा, नहीं भाई, टेंशन ऊपर ही है। टेंशन ऊपर है तभी तो एक्सीलरेशन कम आया है, g/4। आगे बढ़ते हैं। अ मैन वेट 80 kg
एक मैन का वेट क्या कितना है, मास कितना है 80 kg. He stands on a weighing scale in a lift in moving upward with a uniform acceleration 5 meter per second square. What should be the reading of the scale? एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट में एक वेइंग स्केल है, मान लो वेइंग मशीन मान लो जो मेजर करता है. अब ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है कितने एक्सीलरेशन से, ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आपको पता है ना भाई, सिंपल सा सवाल है कि नीचे क्या होगा, एक mg लगेगा और एक ma लगेगा. किस पे, इसका एफबीडी बना रहे हैं मैन का, तो नीचे mg और नीचे ma. हम सवाल कहाँ बैठ के कर रहे हैं, हम सवाल लिफ्ट में ही बैठ के कर रहे हैं. तो अगर लिफ्ट में बैठ जाए तो एक सूडो फोर्स आएगा, क्योंकि लिफ्ट है एक्सीलरेटेड फ्रेम और ऊपर आया नॉर्मल. अब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ये है आदमी रेस्ट में, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ये आदमी क्या है, ये आदमी है रेस्ट में. तो अगर आदमी है रेस्ट में, इट मींस नॉर्मल इक्वल टू mg प्लस ma. और रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन या वेइंग स्केल, रीडिंग ऑफ वेइंग स्केल है, ये mg के बराबर नहीं होता है, इट इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स. अगर वेइंग मशीन है, वेइंग स्केल है, तो इस पे जो नॉर्मल फोर्स आता है वेइंग मशीन उसको ही मेजर करता है. तो पूछेगा व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, वेइंग स्केल. It reads normal at its surface and that normal may be equal to mg and may not be equal to mg. यहाँ पे mg के बराबर नहीं, यहाँ पे mg प्लस ma के बराबर है. और तुमने रट्टा ही मारा होगा, अगर एक्सीलरेशन ऊपर तो mg प्लस ma, एक्सीलरेशन नीचे तो mg माइनस ma. तो mg प्लस a वैल्यू पुट कर लो. m कितना दिया हुआ है 80, g है 10, a कितना है 5, तो 15 इंटू 80 तो कितना हो गया 1200. आंसर ये क्लियर है. हमने सवाल कहाँ बैठ के सॉल्व किया, हमने सवाल बैठ कर सॉल्व किया लिफ्ट पे ही. और क्या कॉन्सेप्ट लगाया, नॉर्मल फोर्स हमने लगाया, आदमी पे निकाला नॉर्मल फोर्स. जो आदमी पे नॉर्मल, ये आदमी पे नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है, वेइंग मशीन. जो आदमी पे नॉर्मल फोर्स आएगा वेइंग मशीन का वही है रीडिंग. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. ये तो सिंपल सवाल है. इस सवाल में सिंपली यही है कि अगर इस सिस्टम को छोड़ दिया जाए, एक ब्लॉक है 6 kg का, एक ब्लॉक है 4 kg का, इस सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो लॉजिकल सा बात है ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा. क्लियर है. तो पूछा कि बताओ क्या एक्सीलरेशन होगा. तो सिंपली आपको पता है ये नीचे कितना फोर्स लगा 6g, इधर इधर कितना लगा 4g, इस पे फोर्स लगा 6g इधर, इधर क्या लगा 4g. तो यू कैन राइट एक्सीलरेशन इक्वल टू 6g माइनस 4g अपॉन टोटल मास 6 प्लस 4. तो क्या हो गया यहाँ पे ट्वाइस g बाई 10, तो क्या आ गया g बाई 2. ऑप्शन डी बी. समझ में आया कि नहीं आया. इधर क्या लगा, इधर इस ओर 6g, इधर क्या लगा 4g, तो नेट क्या हो गया 6g माइनस 4g. और दोनों का सम 6 प्लस 4 तो 4, तो कितना गया g बाई 2. आंसर कौन सा, बी. आगे बढ़ते हैं. ये भी सेम सवाल, एक्सीलरेशन पूछा है. क्या पूछा है एक्सीलरेशन, देखो यहाँ पे द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम. बताओ इधर क्या लगा 10g, इधर क्या लगा 5g. तो ये ज्यादा है फोर्स, ये कम है फोर्स, तो एक्सीलरेशन इधर होगा. ये ए नीचे आएगा तो ये ए ऊपर जाएगा, ये ए नीचे आएगा तो ये ए ऊपर जाएगा. तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 10g माइनस 5g. एक इधर तो एक इधर खींचा तो एक इधर खींचा, तो नेट 10g माइनस 5g अपॉन टोटल मास 5 प्लस 10, तो 5g अपॉन 15, तो कितना हो गया g बाई 3. कौन सा आंसर, आंसर बी. आगे बढ़ते हैं. क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड अ लिफ्ट ऑफ मास
940 kg and press the button on control panel, the lift starts moving upward with an acceleration 1 meter per second square. If g equal to 10 meter per second square, the tension in the supporting cable. भाई लिफ्ट है 940 kg का, इसमें एक आदमी है 60 kg का, इसने बटन दबा दिया, लिफ्ट ऊपर गया। लिफ्ट को ऊपर कौन ले जाएगा? केबल 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 केबल। ये केबल है तो केबल में टेंशन लगा, तो केबल में टेंशन आया, टेंशन लगाया मोटर, जो मोटर लिफ्ट को ऊपर ले जाता है, तो उसने इसमें टेंशन डेवलप किया तो लिफ्ट ऊपर गया। एक्सीलरेशन कितने से भाई साहब? एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सोचो ऊपर फोर्स क्या है? टेंशन। नीचे फोर्स क्या है? 60 प्लस 940, तो कितना हो गया? 1000। 1000 इंटू जी तो कितना हो गया? 10,000। अरे क्लियर है क्या? और 10,000, और समझो यहाँ पे क्या लिया है? फिर इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, कितना हो गया? 1000 इंटू 1, तो आपके पास सिंपली आ गया T इक्वल टू 11,000। अरे सिंपल था भाई, बटन दबाया ऊपर गया। केबल में पता है आपको, केबल में टेंशन चला आता है तभी तो ऊपर ले जाएगा। केबल में टेंशन आ गया, इसको ऊपर ले गया। तो ये टेंशन माइनस नीचे, जो टेंशन लगा ऊपर और नीचे क्या फोर्स लगा? 1000 माइनस जी, ग्रेविटी। तो नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन, तो टेंशन आ गया। यही सवाल था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? The mass of a lift is 2000 kg. When the tension in the supporting cable is this, then acceleration. लिफ्ट का मास कितना दिया हुआ है? 2000 kg। इसको ऊपर कौन ले जाता है? टेंशन। कितना ले गया? ये है ऊपर टेंशन, टेंशन इक्वल टू दिस। नीचे फोर्स कितना लगा? 20,000 kg, 20,000 न्यूटन, m इंटू जी। तो बताओ एक्सीलरेशन ऊपर आएगा या नीचे आएगा? एक्सीलरेशन ऊपर होगा। अगर यही ज्यादा होता तो एक्सीलरेशन नीचे होता। तो क्या होगा? एक्सीलरेशन नेट फोर्स 2800 माइनस कितना? ये बाई कितना? 2000। नेट फोर्स बाई मास, जो ऑप्शन आए मिला लो। सिंपल सवाल, इसलिए हम स्ट्रेस भी नहीं दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई? सेम, a lift of mass 1000 kg which is moving with acceleration 1 meter per second square in a bar direction, then the tension develop in the spring which is connected to lift। भाई वही सवाल, एक लिफ्ट है जिसका मास 1000 kg है और ऊपर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है कि नहीं? तो बताओ इसमें टेंशन क्या आएगा? वही टेंशन माइनस 1000 जी इक्वल टू 1000 इंटू ए, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब देखो यहाँ पे देख करके, यहाँ पे 9.8 लोगे तो ये वाला, और 10 लोगे तो ये वाला, तो आपको 9.8 लेना है। सिर्फ ये ऑप्शन होता तो 10 से हो जाता। करके देखना, जी को 10 लेगा तो ये ऑप्शन आएगा, और जी को 9.8 लेगा तो ये ऑप्शन आएगा। जी पॉइंट को 9.8 लेना है अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अगर हम तो ये मानते हैं कि जगह जी की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो 9.8, या ऑप्शन देखो क्या लिया जाए। अगर सोचो अगर ये ऑप्शन, सिर्फ यही ऑप्शन होता तो 9.8, सिर्फ यही ऑप्शन होता तो 10। अब देखो दोनों आसपास है तो चेक किया, अरे भाई दो वैल्यू आसपास है, मतलब 9.8 लेंगे और 10 लेंगे, थोड़ा सा अंतर आता है, तो 9.8 भी चेक कर लो भाई, है कि नहीं? हाँ, आगे ये आज का लास्ट सवाल। अ मास ऑफ 1 kg is suspended by a thread, it is, अच्छा, a mass of 1 kg is suspended, एक मास है भाई 1 kg का, एक रस्सी से सस्पेंडेड है, लिफ्टेड अप विथ एक्सीलरेशन 4.9 और फिर लोअर्ड विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 4.9। अगर ऊपर एक्सीलरेशन है इसका मतलब टेंशन जो है वो mg से ज्यादा है। mg कितना है? 10 न्यूटन। अगर एक्सीलरेशन ऊपर है इसका मतलब टेंशन क्या है? mg से ज्यादा।
तो पहले लिखोगे T1 मानते हो ऊपर जा रहा है, एक्सीलरेशन मान लो ऊपर है, T1 माइनस 10 इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, 10 नहीं, यहाँ पे 9.8 लो, 4.9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लो आप 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। ऐसे भी जी की वैल्यू और 10 ना बोले तो ऑप्शन से देख के लग रहा है कि 9.8, तो ये क्या हो गया, t माइनस 9.8 इक्वल टू 1 इंटू, ऊपर ऊपर था एक्सीलरेशन 4.9, तो क्या हो गया 4.9। अगर एक्सीलरेशन नीचे है 4.9 तो बताओ अब कौन ज्यादा हो गया, अब ज्यादा हो गया 9.8, तो 9.8 माइनस T2 इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 4.9। जब ऊपर एक्सीलरेशन होगा तो ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि टेंशन फोर्स ज्यादा, अगर नीचे एक्सीलरेशन 4.9 है, वेट ज्यादा, 1 kg मास है तो 1 इंटू जी, 9.8 वेट हो गया। अब इससे अलग टेंशन आएगा, इससे अलग टेंशन आएगा, अरे भाई इसको इधर ले जाओ, इसमें इसको इधर ले आओ, तो वी कैन कैलकुलेट T1 बाई T2। अब जो आंसर आएगा टिक मार देना, है कि नहीं, T1 बाई T2 करना, T2 बाई T1 मत कर देना, क्योंकि देखो यहाँ पे 1:3 और 3:1 और 1:2 और 2:1 ये भी दिया हुआ है, तो ये वाला ऊपर में और ये वाला नीचे में, मतलब T1 ऊपर में और T2 नीचे में, है कि नहीं। तो आज का डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, अगले क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, फ्रिक्शन।